हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं इंडिकेटर्स के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, इनकी वर्किंग के बारे में। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में और टाइट्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उसी से आपके टॉपिक को थोड़ी ग्रिप मिलेगी। किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन है जो कि फ्लास्क में दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है और जिस सॉल्यूशन की हेल्प से आप इसको निकालते हैं, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है, उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर बेस्ड होता है, जिसमें हम दो केमिकल्स के जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनके इक्विवेलेंस इक्वल करते हैं। तो अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करता हूं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जो ये वाला सॉल्यूशन है वो अननोन सॉल्यूशन मान लीजिएगा, और जो ये वाला सॉल्यूशन है उसको आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लीजिएगा। जनरली अननोन सॉल्यूशन को फ्लास्क में लिया जाता है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लिया जाता है। अब मान लीजिए मुझे N1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा N1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन V1। अब इस N2V2 अपॉन V1 में मुझे बाकी सब मेंबर्स का पता होना जरूरी है। इफ आई वांट टू गेट N1, आई मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ N2V2 एंड V1। एक एक करके बात करते हैं। जहां तक N2 का सवाल है, इसकी कंसंट्रेशन तो हमें नोन ही होती है, तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो N2 तो हमें पता ही होता है, हमें दिया होता है। जहां तक V1 का सवाल होता है, V1 किसका वॉल्यूम है, अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम हम खुद ही एक्सपेरिमेंटली लेते हैं। पिपेट की हेल्प से हम 10 ml, 20 ml, 25 ml डिजायर्ड वॉल्यूम जो भी आपको चाहिए हम ले सकते हैं। तो ये भी वॉल्यूम हमें पता होता है, क्योंकि हमें खुद ही लेना होता है। जहां तक V2 का सवाल है, V2 क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो यूज होता है इस टाइट्रेशन को करने के लिए। इस V2 की डिटर्मिनेशन को ही टाइट्रेशन कहा जाता है। कई स्टूडेंट्स को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में और टाइट्रेशन में फर्क ही नहीं पता होता। बेटे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की एक मेथड है, जिसके थ्रू हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। और इस फाइंडिंग में क्योंकि मुझे V2 चाहिए, इस V2 की एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट को ही हम टाइट्रेशन कहते हैं। कोई आपसे पूछे डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन, हम क्या बोलेंगे, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस टेक्निक को, इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन वर्ड आते ही कुछ बेसिक आपको फंडे आने चाहिए। टाइट्रेशन में दो केमिकल आपको दिखाई देंगे, एक को बोलते हैं हम टाइट्रेंट, जो जनरली ब्यूरेट में लिया जाता है, और एक को बोलते हैं हम टाइट्रेट, जो जनरली फ्लास्क में लिया जाता है। यहां पर मैंने यहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है और फ्लास्क में मैंने क्या लिया है, अननोन सॉल्यूशन लिया है। सपोज यहां पे मैंने NaOH बेस ले रहा हूं और उससे मैं HCl की कंसंट्रेशन निकालने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से टाइट्रेंट केमिकल के जो इक्विवेलेंट्स आप डालते हो वो उतने ही डाल देते हो जितने कि नीचे वाले सॉल्यूशन में टाइट्रेट के इक्विवेलेंट्स है। मान लीजिए नीचे वाले सॉल्यूशन में टाइट्रेट के 5 इक्विवेलेंट्स है, तो आपको जैसे ही आपके 5 पूरे डल जाएंगे इसमें, उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। हालांकि प्रैक्टिकली इक्विवेलेंस पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें क्या पता लगेगा कितना आपने केमिकल इसमें डाल दिया है। उस इक्विवेलेंस पॉइंट को निकालने के लिए हम इस सॉल्यूशन में इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर वो केमिकल है जो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सूटेबल कलर चेंज कर देगा, जो कि आपकी आईज डिटेक्ट कर लेंगी, और उस कलर चेंज से मैं इस टाइट्रेशन की कंप्लीशन के बारे में श्योर हो जाऊंगा। उसके बाद उस वॉल्यूम को मैं मेजर कर लूंगा, जो वॉल्यूम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज होता है। तो इंडिकेटर इज दैट केमिकल विच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन और विच फाइंड्स एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय सुटेबल कलर चेंज। दिस केमिकल इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। किस तरह से करता है मैं भी आपको बताता हूं। सपोज इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया, और कलर चेंज करने के बाद सपोज वो रेड से हो गया येलो, तो जैसे ही येलो कलर आया, जिस ड्रॉप पे भी आया, मैं इस नोजल को बंद कर दूंगा।
इस स्टॉप कॉक को बंद कर दूंगा, उससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा मैंने टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम ऐड किया है। अगर ये कलर चेंज नहीं होता तो आप किस क्राइटेरिया के थ्रू इसको बंद करते? तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, इस बात का पता लगता है किससे? इंडिकेटर के कलर चेंज से। और जैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तुरंत आप इसको बंद कर देते उसी ड्रॉप पर, तो हमें पता लग जाता है कि टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम V2 आपने ऐड किया है। और जैसे ही आपको V2 की वैल्यू पता लग जाएगी, आपको अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी भी पता लग सकती है। तो ये तो बेसिक है टाइट्रेशन का, इंडिकेटर का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। अब मैं बात करता हूं ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास ब्यूरेट में तो है NaOH जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, और फ्लास्क में मेरे पास है HCl है और जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है। तो आइए हम चेक करें इंडिकेटर किस तरह से कलर चेंज करता है और हमें बताता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इंडिकेटर के कलर चेंज को सीखने के लिए, समझने के लिए मुझे आपको सिखानी पड़ेगी ओस्टवाल्ड थ्योरी। इंडिकेटर कलर चेंज क्यों करता है और किस तरह से करता है, इसको सिखाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा ओस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में। यह थ्योरी कहती है इंडिकेटर्स आर ऑल और वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस। तो मैं एक बार वीक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। इंडिकेटर क्या है? वो कहते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनके आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेड कलर का है, HIN मान लीजिए रेड कलर का है, और IN नेगेटिव मान लीजिए आप येलो कलर का, IN नेगेटिव आप मान लीजिए येलो कलर का है। तो आप मुझे बताइए किसी भी सॉल्यूशन में जब ये जाएगा, सपोज आपने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल दोगे जब इंडिकेटर को थोड़ा बहुत आयनाइज होगा, थोड़ा बहुत अगर आयनाइज होगा, मान लीजिए 5% आयनाइज हुआ, तो 5% इंटेंसिटी तो येलो कलर की होगी और 95% इंटेंसिटी किसकी होगी? रेड कलर की होगी। तो ये आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन पानी में डाल दूंगा और इंडिकेटर को, तो कैसे दिखेगा? आप बोलोगे सर ऑरेंज कलर का दिखेगा जिसमें रेडिश कलर ज्यादा होगा और येलोइश कलर कम होगा। यस और नो? और जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में मैं बेस मिलाता जाऊंगा, OH नेगेटिव मिलाता जाऊंगा, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, वो OH नेगेटिव क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा, वाटर बनाएगा, इससे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, जैसे जैसे प्रोडक्ट रिमूव होता जाता है किसी रिएक्शन से, वैसे वैसे रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और जितनी ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बोलिए क्या उस ऑरेंज कलर में येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? तो ये वर्किंग होती है इंडिकेटर की। यानी कि क्या आप समझ चुके हैं कि इंडिकेटर का भी जो भी सॉल्यूशन है, अगर मैं उसमें H पॉजिटिव डाल दूंगा या OH नेगेटिव डाल दूंगा तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब ये अपने आप को रीएस्टैब्लिश करेगा तो उस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जितना मैं इसमें बेस डालता जाऊंगा ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी, और वो ऑरेंज कलर, कई बच्चा कहेगा ऑरेंज कलर क्यों बोल रहे हो बेटे? रेड और येलो का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऑरेंज। तो उस ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी ज्यादा ज्यादा क्या होती जाएगी? येलोइश होती जाएगी। और अगर मैं इसमें H प्लस डाल दूंगा ऊपर से, तो H प्लस क्या करेगा? ये प्रोडक्ट ही ऐड कर रहे हो, और जब भी आप इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगी तो ये किस कलर का हो जाएगा? ऑरेंज कलर, ये रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि इंडिकेटर का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में येलोइश ऑरेंज कलर का होगा और एसिडिक मीडियम में बैकवर्ड डायरेक्शन के कारण ये रेडिश ऑरेंज कलर का होगा। क्लियर है एकदम? अब अगर मैं इस सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करूं तो इससे बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। आइए करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया बेटे KIN। अब इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं है जो डाउट होना चाहिए। जो भी इक्विलिब्रियम लिया जाता है बेटे, उसको इंडिकेट करने के लिए उसके फुट में कुछ सिंबल लिखा जाता है। अब अगर मैं इंडिकेटर पढ़ा रहा हूं तो K के फुट में क्या लिखूंगा? IN लिख दूंगा। अगर मैं एसिड पढ़ा रहा होता तो K के फुट में KA लिख देता, बेस होता तो KB हो जाता, सॉल्ट होता तो KH हो जाता, इस तरह से। तो सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर यहां से मैं H प्लस निकालना चाहूं तो बेटे क्या हो जाएगा? K के फुट में IN, ये मल्टीप्लाई और वो डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटे HIN डिवाइडेड बाय IN नेगेटिव।
ठीक है। और अगर मैं इसका माइनस लोग ले लूं, अगर मैं इसका माइनस लोग ले लूं, मैं ये लिख देता हूं, माइनस लोग ले लूंगा तो ये बन जाएगा बेटे पीएच, और ये बन जाएगा PKIN, और ये हो जाएगा प्लस log ऑफ IN नेगेटिव अपॉन HIN। थोड़ी डेरिवेशन आप खुद सोच लेना इसकी, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं बच्चे हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन इक्वेशन। आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियो में जो बफर की पीएच कैलकुलेशंस के लिए इक्वेशन की थी, उसका नाम भी हेंडरसन इक्वेशन था। तो ये जो हेंडरसन इक्वेशन है ये इंडिकेटर्स के लिए है, और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन बताई थी बफर के केस में, वो भी हेंडरसन इक्वेशन थी। वो किसके लिए थी? बफर के लिए थी। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा कि इस बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो PKIN, ये बिल्कुल पीके की तरह का एक कांस्टेंट है। अब यहां इंपॉर्टेंट है IN नेगेटिव अपॉन HIN। IN नेगेटिव का कलर क्या लिया मैंने? येलो, और HIN का कलर मैंने क्या लिया? रेड। अब आप मुझे बताइए, जैसे जैसे IN नेगेटिव की कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये वाला लॉग वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि वो कब होगा? हायर पीएच पे होगा कि लोअर पीएच पे होगा? हायर पीएच पे होगा। ये तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि बेसिक मीडियम का कलर कौन है? IN नेगेटिव के कारण, और एसिडिक मीडियम का कलर किसके कारण है? HIN के कारण है। अगर मैं इस इक्वेशन से ही इनके कलर की इंटेंसिटी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे को देखने को मिलते। अगर मैं वापस इसकी पीएच की इक्वेशन यहां लिखता हूं, पीएच इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ, ये लिखा मैंने बेटे IN नेगेटिव अपॉन HIN। ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी, हमारी आईज दो कलर्स में डिफरेंशिएट तभी कर सकती हैं जब उन दोनों कलर से रिलेटेड आयंस की कंसंट्रेशन में कम से कम 10 टाइम्स का डिफरेंस हो। दोबारा से, अगर आपको इसका येलो कलर देखना है, बिल्कुल भी ऑरेंज कंटेंट नहीं हो, आपकी आईज उसको येलो पड़े, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है, तो मैं क्या लिख देता हूं, टू सी द कलर ऑफ आई नेगेटिव। यानी कि इस केस में अगर मैं येलो कलर देखना चाहता हूं तो एक लिमिटेशन है हमारी आईज की। बेटा हमारी आईज भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो होती है, और हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है। हमारी आईज की रेंज ये है कि जब आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन HIN से कम 10 गुना ज्यादा होगी, कम से कम 10 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 गुना 12 गुना 13 गुना, पर कम से कम 10 गुना ज्यादा होगी तो ही आपकी आईज किसी सॉल्यूशन में येलो कलर पढ़ पाएंगी। मतलब आप देखते ही आप क्या बोलोगे उसको येलो, उसके लिए क्या होना चाहिए? आई नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन HIN से कम 10 गुनी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो pH इज इक्वल टू PKIN प्लस log 10। भाई IN नेगेटिव अगर कम से कम 10 गुना है तो log 10, अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो pH कितनी होगी जिसमें ये आपको येलो अपीयरेंस देगा? वो pH आपकी होनी चाहिए मिनिमम pH। वो मिनिमम pH आपकी होनी चाहिए कितनी? PKIN प्लस 1। आप कहेंगे सर इसको थोड़े डेटाबेस से बताओ। मान लीजिए किसी इंडिकेटर का जो कि वीक एसिडिक नेचर का है, इसका KIN की वैल्यू है 10⁻⁻5, तो इसका PKIN कितना हुआ? इतना आपको पता है, इसका माइनस लोग लूंगा तो PKIN कितना हुआ? 5। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस सॉल्यूशन को येलो देखना है तो उस सॉल्यूशन की pH 6 या बियॉन्ड 6 होने चाहिए। If you want to see the yellow color of this solution, the pH of solution must be 6 or beyond 6। यानी कि pH 6 पे ये येलो कलर दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, 6 के बाद ये येलो ही दिखेगा आपको। सेकंड कैटेगरी अगर केस में आपको लिमिटेशन बताऊं, सेकंड लिमिटेशन कहती है कि अगर आपको HIN का कलर देखना है, अगर आपको HIN का कलर देखना है, केस बी की बात कर रहा हूं, टू सी कलर ऑफ HIN, तो क्या होना चाहिए? यानी कि अगर आपको इसको रेड कलर का देखना है तो फिर ये होना चाहिए कि IN नेगेटिव अपॉन HIN का जो रेशो है वो 1/10
के बराबर या उससे कम होना चाहिए। 1/10 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। बात तो वही है, HIN/IN नेगेटिव वैल्यू 10 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में pH में मैक्सिमम लिख लेता हूं, दैट इज pKIN प्लस log ऑफ 1/10। अब log 1/10 की वैल्यू -1 होती है, तो pH मैक्सिमम इज इक्वल टू pKIN -1। यानी कि अगर आपका इंडिकेटर की pKIN की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 4 pH तक आपको इसका कौन सा कलर दिखाई देगा बेटे, रेड कलर दिखाई देगा। 4 से कम pH होने पर यह कलर आपको क्या दिखाई देगा, रेड ही दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपके इंडिकेटर का pKIN की वैल्यू 5 है तो 5 से एक कम यानी कि 4 और इससे कम होने पर pH कैसे दिखेगा, रेड। और अगर 6 या उससे ज्यादा हो जाएगा तो कलर कैसा देगा, येलो। इसका मतलब ये नहीं हुआ गया, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि pH ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू अगर 4 से 6 के बीच में है, मैंने क्या बोला, 4 से कम होने पर रेड, ये लो, 4 से कम होने पर रेड दिखेगा। 6 या बियॉन्ड 6 कैसा दिखेगा, येलो। अब आप मुझे बता दो, ये जो रेंज आई है इंडिकेटर की, इस रेंज में अगर pH आ गई, मान लो आपने किसी ऐसे सॉल्यूशन में इसको डाल दिया इंडिकेटर को जिसकी pH 5 थी, तो आपकी आईज ना तो इसको येलो रीड कर पाएंगी ना इसको रेड रीड कर पाएंगी, आपकी आईज बोलेंगी ऑरेंज। और अगर आपने इस इंडिकेटर को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी pH 3 थी, तो बिल्कुल लाल रंग का सॉल्यूशन दिखाई देगा। और अगर आपने इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी pH 7 थी, तो ये बिल्कुल येलो कलर का दिखाई देगा। यानी कि पहली बात, इंडिकेटर की जो रेंज होती है, इंडिकेटर की जो रेंज होती है वो pKIN +-1 से निकाली जाती है। यानी कि आप अगर इंडिकेटर एसिडिक है तो आप उसके pKIN की वैल्यू निकाल लो, उससे कम करके और उसमें एक बढ़ाकर एक वैल्यू का रेंज आ जाएगी। उस रेंज के लेफ्ट में या उस रेंज के राइट में इंडिकेटर काम करता है। pH रेंज के बिटवीन इंडिकेटर किसी काम का नहीं होता। pH रेंज के बिटवीन ये इंडिकेटर किसी भी काम का नहीं होता। तो अगर आपको इसका रेड कलर ही देखना है तो आपको सॉल्यूशन की pH 4 या उससे कम रखनी पड़ेगी। और अगर आपने इसका येलो कलर देखना है तो आपके सॉल्यूशन की pH 6 या 6 से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। इस बात को एक बार आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल से अपन यूज ऑफ इंडिकेटर सीखते हैं। मान लीजिए आपकी इस रिएक्शन में टाइटेन की फॉर्म में स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, और फ्लास्क में अननोन सॉल्यूशन की फॉर्म में HCl है। इसी के अंदर मैंने कोई ऐसा इंडिकेटर भी ऑलरेडी डाला हुआ है जिसकी pKIN की वैल्यू कितनी है, जिसकी pKIN की वैल्यू 7 है। यानी कि इस इंडिकेटर की रेंज क्या हुई, मैंने बोला pKIN -1 टू pKIN +1, तो इसकी रेंज हुई बेटे 6 to 8। यानी कि बियॉन्ड 6 से पहले ये किस कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का, और 8 और उसके बाद ये किस कलर का दिखाई देगा आपको, येलो कलर का। यहां तक ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग से इसमें बूंद बूंद करके NaOH डालना स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने NaOH नहीं डाला तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इसकी pH कितनी होगी, 1, 1.5, 2। तो यानी कि इसका स्टार्टिंग में कलर क्या होगा, रेड, क्योंकि 6 से कम पर रेड कलर कैसा होता है, रेड। अब आप इमेजिन करते चलो प्रैक्टिकली, अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालते जा रहे हो। नो डाउट NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बहुत जल्दी ये pH को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। हर ड्रॉप इसकी pH को बढ़ाती जाएगी, और जैसे ही बेस डलता जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी और इसका जो कलर है सॉल्यूशन का, क्या वो रेड से ऑरेंज की तरफ चेंज होता जाएगा। यस, धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रॉप्स आती जाएंगी इसमें ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी। अब एक ऐसे स्टेज की इमेजिनेशन कीजिए जब इसके एडिड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स मान लो, अगर आपको समझ नहीं आता तो इसके मोल जो आप ऐड कर रहे हो वो इसके मोल के बराबर हो जाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्या अब बताइए ये ऑरेंज कलर की चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला था, रेंज के लेफ्ट से लेकर रेंज के राइट में जाने पर कलर चेंज होता है। 6 से 8 के बीच में इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज। और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पर, इसका pH कितना है सॉल्यूशन का, 7। यानी कि फिलहाल ये कैसा है, ऑरेंज कलर का है। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप एक और ड्रॉप डालोगे ब्यूरेट से, उस ड्रॉप के गिरते ही ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और एक ड्रॉप NaOH का मतलब बहुत तगड़ी pH बढ़ने वाली है। मान लीजिए pH बढ़ के होगी 11 या 12,
क्या ये पीएच अब 8 के बियॉन्ड है ड्रॉप गिरने के बाद? यस, तो तुरंत वो ड्रॉप गिरते ही आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। जो अब तक आपको ऑरेंज दिख रहा था, वो ड्रॉप गिरते ही आपको कैसा दिखने वाला है? येलो दिखने वाला है। और जैसे ही वो ड्रॉप गिरी, येलो कलर आ गया, तुरंत आप इसको बंद कर दें। इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना वॉल्यूम मैंने टाइट्रेंड का ऐड किया है कलर चेंज होने के लिए। और वो वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो बड़े आराम से। वो वॉल्यूम क्या है बेटा? वो वॉल्यूम है V2। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था? V2। तो N1 आपको पता, N2 आपको पता ही था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। V1 आपको पता ही था, अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया है। और V2 आपने टाइट्रेशन या इंडिकेटर के थ्रू पता लगा लिया। तो क्या इन तीनों वैल्यूज को पुट करके मैं N1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? इसलिए इसको बोलते हैं इंडिकेटर का यूज किसी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन में किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसका कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उस वॉल्यूम को यूज करके मैं अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आराम से निकाल सकता हूं। तो इस तरह से इंडिकेटर काम करता है। अभी मैं इंडिकेटर पे 3-4 वीडियोस और अपलोड करने वाला हूं। आप लोग इस पूरी सीक्वेंस को ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। आज मैंने बिल्कुल बेसिक ऑफ इंडिकेटर लिया है। हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हो तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको एक और गुड न्यूज़ भी देनी है। मेरे 100 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं केमिस्ट्री के। ये मेरा 101 वीडियो था। आप लोगों के सपोर्ट और लव अफेक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए और पूरा देखा कीजिए एंड तक, तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और मेरी पूरी ट्राई है कि 11th-12th की केमिस्ट्री कंपटीशन लेवल तक मैं आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूँ। आपके प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।